तो दोस्तों हम अपने अगले टॉपिक पे मूव कर रहे हैं जिसका कि नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये आपका पूरा मटेरियल जो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पढ़ रहे हैं उसका बेसिस है कि उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसका क्या थ्योरी है। ठीक है, उससे रिलेटेड क्या क्या टर्म्स है, क्या क्या पैरामीटर्स में हम एक मटेरियल को देखते हैं। तो हम लोग वो सारी चीज़ें हैं वो हम लोग इस वाले यूनिट से देखेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो डायग्राम है हमारा लेफ्ट साइड में बोर्ड के वो कांस्टेंट रहेगा और ये वाला जो एरिया है मैं इसको इरेज करके आपको अलग अलग पॉइंट्स आपको बार बार बताते रहूँगा। ठीक है, और ये वाला डायग्राम आपका यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी रिजल्ट आया है हमारा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आया है। ठीक है, और इस डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक एक पॉइंट के इसका एक एक रीजन का बहुत ही महत्व है। ठीक है, और सिर्फ ऐसा नहीं कि ये थियोरेटिकल महत्व है। ठीक है, जो सिविल वाले बच्चे हैं जो कि रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है उनको। अगर वो यहाँ पे चीज़ें इस कर्व को अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है, तो उस कर्व में जो मॉडिफिकेशंस होती हैं आरसीसी में, तो वो यहाँ से वो लोग डायरेक्टली रिलेट करके समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, एक तो कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा क्या है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपके कंपटीशन में, आपके गेट वगैरह में, ईएस वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, इससे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर्स उठा के देख भी सकते हैं क्वेश्चंस के। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। ठीक है, और हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल स्टार्ट करने से पहले हमारा जो स्पेसिमेन है, ठीक है, जो कि हम लोग माइल्ड स्टील लेके चलते हैं। ठीक है, माइल्ड स्टील बोले तो आपका जो सिविल वाले बच्चे जिसको FE 250 कहते हैं, ठीक है, ये होता है आपका माइल्ड स्टील। ठीक, ये हमारा स्पेसिमेन है। ठीक, अब देखिए स्पेसिमेन तो ये हो गया, और माइल्ड स्टील के बारे में हम लोग कुछ कुछ जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एज फार एज मटेरियल्स आर आपका कंसर्न, चाहे वो मशीन हो या बिल्डिंग हो, उसमें स्टील का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, इसीलिए हम लोग इस स्टील के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइल्ड स्टील हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, पहले देखेंगे कि इसकी डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, स्टील की डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इतनी ज़्यादा होती है कि जो रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट आरसीसी वाला जो चैप्टर है उसमें हम लोग यील्ड स्ट्रेस पे ही लेते हैं। आपको याद होगा कि यील्ड स्ट्रेस हम लोग लेते हैं। ठीक है, इसका कभी भी फ्रैक्चर पॉइंट हम लोग नहीं लेते हैं, इतना ज़्यादा डक्टाइल होता है। ठीक, उसके बाद आता है इसकी जो कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कंपेरेबल है, आप कह सकते हैं कंपेरेबल बोलने से अच्छा है कि अप्रॉक्सीमेटली सेम है। ठीक है, जो टेंसाइल स्ट्रेस इसकी होती है वो होती है 250 मेगा पे आपका MPa, और ये जो आपकी कंप्रेसिव यील्ड स्ट्रेस होती है वो होती है 262 मेगापास्कल। ठीक है, इसकी जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो आपकी टेंशन और कंप्रेशन में सेम होती है। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होती है 2.1 × 10⁵ मेगापास्कल। आई होप मेगापास्कल से आप लोग समझ रहे होंगे, न्यूटन पर mm² भी मेगापास्कल के बराबर होता है। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बता रखा है। उसके बाद बढ़िए, इट्स कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज सेम एज दैट ऑफ कंक्रीट। ठीक है, इसीलिए हम लोग कंस्ट्रक्शन में कंक्रीट के साथ हम लोग स्टील इसीलिए यूज़ कर पाते हैं, इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, और इसका जो अल्फा है वो है आपका 12 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इतने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको एनी टाइम आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अब आप ये देखिए कि जो हम लोग स्पेसिमेन, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, जिनको नोट्स लेना वो वीडियो पॉज करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए कि जो हम लोग स्पेसिमेन लेते हैं उसके क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं, जो टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं जिसके कारण ये वाला हमें कर्व हमें ऑब्टेन होता है, उसके प्रीरिक्विजिट्स हैं कुछ कुछ, उसके पहले जान जाना चाहिए हमें। ठीक है, तो मैं आपको पहले वो बता देता हूँ कि वो प्रीरिक्विजिट्स क्या क्या हैं। ठीक है, पहले तो यूटीएम यानी कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इसको बोलते हैं, इज यूज्ड। ठीक है, स्पेसिमेन देखिए कैसा होता है। कुछ इस तरीके का स्पेसिमेन होता है, और जो स्पेसिमेन है विच इज़ गोइंग अंडर टेस्ट, ठीक है, ये होती है आपकी 2 इंच की, 2 इंचेस।
या ऐसे डैश देके भी बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो गेज डायामीटर है, ठीक है, ये आपकी होती है 0.5 इंचेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका स्पेसिमेन है। और गेज लेंथ क्या होता है? गेज लेंथ वो लेंथ होता है स्पेसिमेन का जो कि एक्चुअली टेस्टिंग में यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। और सिमिलरली गेज डायमीटर भी वही चीज़ होती है, ठीक है। तो ये आपका स्पेसिमेन हो गया। अब इसको आप क्या करते हैं, आप यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के बीच में आप इसको रखते हैं, ठीक है। और जो टेस्ट इसके आप ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, इस पे जितने भी रिसर्च हुए हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, ठीक है, उसको आप एक एक करके यहाँ पे प्लॉट करते हैं और फाइनली हम लोग इस वाले कर्व पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। ये आपका बेसिकली प्रीरिक्विजिट था आपको इस कर्व को कैसे ये आप हमें ये कर्व मिला उसके लिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक एक करके सारा पॉइंट्स हम लोग देखेंगे कि सबका क्या क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो अब हमने देख लिया है कि जैसे स्पेसिमेन पे कैसे टेस्ट कंडक्ट हो रहा है और किस तरीके का हमारा स्पेसिमेन है। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके कि ये पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, ठीक है। एक बार मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ, फिर डिटेल में बताऊँगा। ए देखिए आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। बी जो पॉइंट है आपका वो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी है। सी आपका अपर यील्ड पॉइंट है। सी डैश आपका लोअर यील्ड पॉइंट है। डी पे आपका ये यील्ड प्लेटो खत्म होता है, ठीक है। ई आपको ये आपका अल्टीमेट पॉइंट है और एफ आपका फ्रैक्चर पॉइंट है, ठीक है। ये वाला रीजन कहलाता है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन और ये वाला नेकिंग रीजन कहलाता है, ठीक है। और सबके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन डेवलप होता है वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और ये जो थीटा है इस इनिशियल कर्व का जो आपका स्लोप होता है वो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, आपको पता है। ये आपका स्ट्रेस अपॉन, हालांकि ये सब आएगा अभी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ई अपॉन आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है, दैट मीन्स द स्लोप ऑफ दिस कर्व, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने पहले पॉइंट ए पे कि ए पॉइंट क्या है आपका। देखिए इट इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट इसीलिए कहा जाता है इसको क्योंकि जो स्ट्रेस स्ट्रेन की प्रोपोर्शनैलिटी है वो इसी पॉइंट तक मेंटेन रहती है, ठीक है। हुक्स लॉ आपका यहीं तक वैलिड रहता है। कहाँ तक वैलिड रहता है? आपका प्रोपोर्शनल लिमिट, जिसको कि ए कहता है। यहाँ तक जो आपका कर्व होता है, आपका यहाँ से लेकर आपका जो यहाँ तक कर्व होता है, इसको ओ ए बोल दीजिए आप। जो कर्व होता है वो आपका कंप्लीटली लीनियर होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बी पे। बी पे देखिए, बी होता है आपका इट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। आफ्टर अनलोडिंग विद इन बी एंटायर स्ट्रेन इज रिलीज्ड एंड स्पेसिमेन विल रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। देखिए इसका मतलब ये है कि ठीक है, ये इलास्टिसिटी का लिमिट है। इसमें भले ही कुछ देर के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनैलिटी में नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर वहाँ से आप लोडिंग को आप हटा दीजिएगा, जो आपका अप्लाइड फोर्स अगर आप उसको हटा दीजिएगा, तो जो आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो वापस अपने डिमेंशंस को रीगेन कर लेगा, वापस अपने शेप और साइज में आ जाएगा, ठीक है। यही है आपका लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको कि हम लोग बी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आइए हमारे सी और सी डैश वाले पॉइंट पे। देखिए C और C dash, C is called upper yield point and C dash is called lower yield point। देखिए लोअर yield point ही हमारा yield stress होता है। देखिए इसके C dash क्या आपके कंपैरेटिवली मैंने यहाँ पे एक बनाया है सिग्मा वाई, यही हमारा एक्चुअल यील्ड पॉइंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये वेरिएशन इसलिए आता है ना क्योंकि थोड़ा सा कार्बन एटम्स का वहाँ पे स्लिपिंग होता है। देखिए कार्बन एटम्स आपके स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन में बहुत मदद करता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा कार्बन एटम है किसी ऑब्जेक्ट में, किसी मटेरियल में, तो हम कहेंगे कि इसकी ब्रिटलनेस ज़्यादा है या इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा जब हम इस एक्सपेरिमेंट करते करते जब हम इस स्टेट में पहुँचते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा कार्बन एटम का स्लिपिंग होता है और ये C तुरंत से C डैश पे आता है, ठीक है। और ये जो C डैश है ये हमारा एक्चुअल आपका यील्ड स्ट्रेस है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एक्चुअल यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? मूव ऑन करते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट पे, ठीक है। तो हम लोग अपने अगले रीजन पे बढ़ते हैं जिसका कि नाम है C डैश और D। अब इसको यहाँ पे डायग्राम में लोकेट कीजिए, कहाँ पे है? देखिए ये है आपका C डैश और D, ठीक है। लेकिन देखिए एक बात मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने बहुत ही बाइफरकेट करके बताया, ठीक है। वो इसलिए बनाया जाता है, आप बुक्स वगैरह में भी देखेंगे, नोट्स वगैरह में, ये
अच्छे तरीके से बाइफरकेट करके बनाया हुआ रहता है, लेकिन ओरिजिनली ये सारे पॉइंट्स बहुत ही नज़दीक में रहते हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक में रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, इतना बाइफरकेशन नहीं रहता, ये बस समझाने के पर्पज़ से ऐसा बनाया गया है, ठीक है। तो ये एक चीज़ रहती है इसमें। तो फिर इसका अगला रीजन है, हम ये पूरा रीजन को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो यील्ड स्ट्रेस बेसिकली आपका इसी रीजन में आता है। क्यों? C डैश डी, देखिएगा इसका क्या कारण है। C डैश डी, इट इज कॉल्ड प्लेटो, ठीक है, इसको यील्ड प्लेटो कह दीजिए, ठीक है, यील्ड प्लेटो। फॉर माइल्ड स्टील C डैश मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ प्लास्टिक रीजन। देखिए जो C डैश है वो आपका प्लास्टिक रीजन का बिगिनिंग है। प्लास्टिक रीजन का बिगिनिंग क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए स्ट्रेन लगातार बढ़ रहा है, C डैश से D तक देखिए कि स्ट्रेन आपका लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, स्ट्रेन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन स्ट्रेस आपका वैसा का वैसा ही है, स्ट्रेस बिल्कुल ही नहीं बढ़ा है, ठीक है, बिल्कुल ही नहीं बढ़ा है, ठीक। इसका मतलब क्या है? और इसमें एक और चीज़ होती है कि जब आप इससे अपनी लोड हटा दीजिएगा, जब आप मटेरियल स्पेसिमेन से आप जब लोड हटा दीजिएगा, तो ऐसा नहीं होगा कि वो अपने वापस शेप और साइज में जा सकेगा, अपने डायमेंशंस को रिटेन कर पाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए ये प्लास्टिक रीजन हो जाता है एक तरीके से, ठीक है, C डैश डी, ठीक है। देखिए ये चीज़ आगे यहाँ पे लिखी हुई भी है कि marks the beginning of plastic region as from C dash strain is continuous without change in stress, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेन कंटिन्यूस हो रहा है और आपका स्ट्रेस वहीं का वहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है जो ध्यान देने वाली, क्या है कि जो आपका जो स्पेसिमेन है वो अपना जो डायमेंशंस है वो वापस रीगेन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था आपका C D डैश, ठीक। उसके बाद आपका D E, तो पहले इसको यहाँ पे लोकेट करेंगे। D E रीजन क्या है? स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन, इसको आराम से समझिए। होता क्या है स्ट्रेन हार्डनिंग में? स्ट्रेन हार्डनिंग में बेसिकली क्या होता है ना कि जो स्पेसिमेन का मटेरियल का जो एटॉमिक ओरिएंटेशन होता है उसमें ही बदलाव आ जाता है, ठीक है। जब एटम का आपका ओरिएंटेशन में बदलाव आ जाएगा तो वो पूरा का पूरा मटेरियल का बिहेवियर ही हो सकता है अलग हो जाए, इसीलिए यहाँ पे एक तरीके का सडन ड्रास्टिक चेंज मिलता है आपको, ठीक है। और होता क्या है कि अगर आपका डिसोरिएंटेशन हो गया है, अगर डिफॉर्म्ड तरीके से आपका सारा एटम्स आपका ये हो गया है, ऑर्गेनाइज हो गया है यहाँ पे, ठीक है, तो उससे होता क्या है कि स्ट्रेंथ सडनली बढ़ जाती है, ठीक है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। ये स्ट्रेन हार्डनिंग जो सिविल वाले बच्चे हैं वो आप RCC में देखेंगे कि स्ट्रेन हार्डनिंग का काम क्या होता है, ठीक है। डिफॉर्म्ड बार्स के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, तो डिफॉर्म्ड बार्स स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में ही होती है। ट्विस्टेड बार्स जिसको कहते हैं, ठीक है, वो ट्विस्ट करके आप उसको स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में लेके आते हैं, क्योंकि उसका ऑलरेडी आप उसको स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि आप एक बार ऐसा सोच सकते हैं ना कि भाई हम उसको ट्विस्ट करके तो और ख़राब कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है उसको ट्विस्ट करके? तो उसको ट्विस्ट करके या डिफॉर्म करके फ़ायदा यही होता है कि उसको हम लोग स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में लेके आ जाते हैं, ताकि उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है ड्यू टू रैंडमनेस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ इट्स एटम्स, ठीक है। देखिए ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। इन दिस रीजन ड्यू टू रैंडमनेस द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील हैज़ बीन चेंज। अब रैंडमनेस होगी तो आप उसको आप कुछ भी किसी तरीके का लोड आप उसके बाद अप्लाई कीजिएगा, रैंडमनेस से क्या होता है? रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है आपका? वही स्ट्रेंथ बढ़ा देता है आपका मटेरियल का, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके का आप इसको अगर डायग्राम से अगर देखना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा फील दिलाता हूँ, कुछ कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कुछ इस तरीके से मटेरियल का ओरिएंटेशन है, ठीक है। उसके बाद क्या बन जाएगा मटेरियल? उसके बाद मटेरियल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये हाईली डिसोरिएंटेड हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा DE रीजन, ठीक है। तो हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने पॉइंट E पे। आपने देख लिया है पॉइंट E क्या है, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, इट इज कॉल्ड एज अल्टीमेट पॉइंट, ठीक है। अल्टीमेट पॉइंट इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो मैक्सिमम स्ट्रेस एक स्पेसिमेन में जनरेट होता है वो इसी पॉइंट पे होता है। देख लीजिए E के ऊपर और कोई पॉइंट नहीं है, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज अल्टीमेट पॉइंट, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग टू नोन एज इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम स्ट्रेस ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। उसके बाद देखिए रीजन EF पे आइए, ये इसको भी समझिएगा अच्छे से। EF क्या होता है? देखिए EF में लिखा हुआ है यहाँ पे नेकिंग, E से F में लिखा हुआ है यहाँ पे नेकिंग। नेकिंग फेनोमेना पहले समझ जाइए क्या होता है। कुछ इस तरीके का हमारा स्पेसिमेन था,
ठीक है। कुछ इस तरीके का हमारा स्पेसिमेन था। तो नेकिंग रीजन में जब ये स्पेसिमेन आता है, जब आप इस पे लोड बढ़ा रहे हैं और एक्सपेरिमेंट में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो नेकिंग वाले रीजन में मामला कुछ ऐसा हो जाता है। देख रहे हैं, देयर इज अ सडन डिक्रीज इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्पेसिमेन। पढ़िएगा इसको। It is called as necking region. In this region, due to rapid decrease in cross section, the strength of the specimen decreases rapidly. ठीक है, बहुत ही देखिए तुरंत से आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, तुरंत से आपका यहाँ पे स्ट्रेस देखिए, मतलब स्ट्रेंथ यहाँ पे कम हो रहा है। देखिए कितना जल्दी से स्ट्रेस नीचे जा रहा है। ठीक है, और यहाँ यही आपका नेकिंग रीजन होता है। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद और इसके बाद अब देखते हैं हम लोग इसके अगले पॉइंट्स, और कुछ इस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं जो कि मैं इसके आपको बात बताने वाला हूँ। तो आपका अगला पॉइंट है पॉइंट एफ। ठीक है, देखिए एफ के बारे में देखिएगा। इट इज कॉल्ड एज फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट इटसेल्फ इट इज एक्सप्लेनेटरी कि फ्रैक्चर पॉइंट में क्या होता है कि स्पेसिमेन जो है हमारा टूट जाता है। देखिए उसके पहले आपने देख लिया क्या होता है, नेकिंग होती है, और नेकिंग वो क्रॉस सेक्शन पतला होते होते फ्रैक्चर पॉइंट पे आते आते वो टूट ही जाता है बिल्कुल। ठीक है, तो अपने आप में एक्सप्लेनेटरी है पॉइंट एफ आपका। ठीक है, उसके बाद एक नोट है कि जो आपका फ्रैक्चर स्ट्रेन है ना, जो आपका फ्रैक्चर स्ट्रेन है वो डिपेंड करता है कि आपके परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम्स पे। ठीक है, कि आपका कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम्स है। देखिए अगर आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम अगर ज़्यादा होगा तो फ्रैक्चर स्ट्रेन कम होगा। ठीक है, फिर से सुनिएगा, अगर आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम्स अगर ज़्यादा होगा तो आपका स्ट्रेन परसेंटेज आपका कम होगा, फ्रैक्चर स्ट्रेन आपका कम होगा। ठीक है, लेकिन साथ साथ होता क्या है कि आपका स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाता है। भले ही आपका फ्रैक्चर स्ट्रेन कम होता है लेकिन आपका स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाता है, एक्सक्यूज मी, जो कि तकरीबन आपका 1200 MPa तक चला जाता है। ठीक है, 1200 MPa तक। ठीक है, तो ये था आपका पूरा एक एक पॉइंट, एक एक रीजन का आपका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में। ठीक है, इससे आपको पूरा आपको नॉलेज हो गया। ठीक है, एक बार अपने से प्रैक्टिस वगैरह कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कहाँ पे कौन सा रीजन आता है, कहाँ पे किस तरीके से बिहेवियर होता है मटेरियल का। ठीक है, और सारे पॉइंट्स को रिवाइज कीजिएगा। इसमें एक आध पॉइंट्स और हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो कि कभी ऑब्जेक्टिव वगैरह में और इस तरीके से एक्सटर्नली भी पूछ ले जाते हैं, तो वो मैं अभी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले थे, ऑल ग्रेड्स ऑफ स्टील हैव सेम यंग्स मॉडुलस। पहले तो एक बात ये जान लीजिए कि ग्रेड्स ऑफ स्टील क्या होता है। ग्रेड्स ऑफ स्टील कहने का मतलब ये है कि अलग अलग स्ट्रेंथ का स्टील ग्रेडिंग किया हुआ रहता है। ठीक है, जैसे ये सिविल वाले बच्चों को शायद हो सकता है ज़्यादा पता हो। ठीक है, लेकिन मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए भी मैं ये बोलूँगा कि आपका स्ट्रेंथ के हिसाब से ये आपका ग्रेडिंग की हुई रहती है स्टील के बारे में। जैसे कि आपका Fe 250, Fe 415, Fe 500। ठीक है, तो स्ट्रेंथ जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ रही है वही 415, 250 उसका वही स्ट्रेंथ आपका वो डिनोट कर रहा है और कुछ डिनोट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ग्रेडिंग होती है स्टील की। और इसमें मज़ेदार बात देखने की ये है कि सबकी जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है लगभग सबकी सेम होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, क्योंकि जो आप जब आप उसका आप स्पेसिमेन उसका एक्सपेरिमेंट में जब उसको डालते हैं तो देखते हैं कि जो इनिशियल कर्व है उसका जो स्लोप है ना, वो आपका हर सारे स्पेसिमेन में आप किसी भी ग्रेड का स्पेसिमेन ले लीजिए, आपका सब में सेम आ रहा है। ठीक है, इस कारण से क्या हो जाता है कि सबकी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लगभग सेम लेवल पे आ जाती है। ठीक है, उसके बाद होता है कि डक्टाइल मटेरियल्स हैव वेरी हाई फ्रैक्चर स्ट्रेन। ठीक है, कहने का मतलब कि जब इलास्टिक लिमिट क्रॉस होती है ना, तो जब आपको पहुंचना होता है अल्टीमेट फ्रैक्चर पॉइंट पे, तो वो उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन होता है वो बहुत ही हाई होता है। किसके लिए? डक्टाइल मटेरियल के लिए। ठीक है, और उल्टा हो जाता है आपका किसके लिए? उल्टा हो जाता है आपका ब्रिटल मटेरियल के लिए। ब्रिटल मटेरियल क्या होता है? जैसे इलास्टिक लिमिट क्रॉस करता है आपका तुरंत से उसकी फेलियर आपको दिखाई देती है। ठीक है, उसका आपका फ्रैक्चर स्ट्रेन कम होता है। ये हमने एक बार और डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये आपको मैं एक रबर के बारे में बताता हूँ। ठीक है, रबर बहुत ही इंटरेस्टिंग मटेरियल है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। जो आपका रबर है, इलास्टिक रबर है, वो बहुत ही आपका वो इंटरेस्टिंग मटेरियल। देखिए बचपन से हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि हर कोई रबर को बहुत ही इलास्टिक मानता है, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स कहता है कि नहीं भाई, आपका जो रबर है वो इलास्टिक नहीं है, वो आपका प्लास्टिक, आपका ब्रिटल है। देखिए कैसे ब्रिटल है, प्लास्टिक नहीं ब्रिटल है। ठीक है, ब्रिटल कैसे है कि एक तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के
डेफिनेशन के हिसाब से आपका जो उसका फ्रैक्चर स्ट्रेन है वो तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, रबर का जो फ्रैक्चर स्ट्रेन है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही वो इलास्टिक लिमिट क्रॉस करता है उसमें तुरंत से फेलियर आ जाता है। दैट मीन्स कि जो उसकी जो फ्रैक्चर, इवन दो इट इज़ हैविंग अ वेरी हाई फ्रैक्चर स्ट्रेन, लेकिन जैसे ही वो इलास्टिक लिमिट क्रॉस किया वो हाई अमाउंट ऑफ फ्रैक्चर स्ट्रेन आपकी तुरंत से अचीव हो गई, ठीक है। अब तुरंत से अचीव होने के कारण क्या होता है कि उसमें फेलियर हो जाता है। अब फेलियर हो जाता है तो अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स बोलता है नहीं भाई, इलास्टिक लिमिट जैसे ही क्रॉस हो रही है तो उसका तुरंत से फेलियर हो जा रहा है, तो हम तो इसको ब्रिटल मानेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसा बोलते हैं कि रबर हैज़ इलास्टिक नेचर बट ब्रिटल बिहेवियर। क्या बोलते हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, किसी को बताइएगा तो उसको सरप्राइज लगेगा, लेकिन हाँ टेक्निकली ऐसा ही है। रबर हैज़ elastic nature but brittle behavior। और इसका रीज़न भी आपको समझा चुका हूँ। इसका रीज़न आप एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से दे सकते हैं सेकंड वाले पॉइंट से, कि जो डक्टाइल मटेरियल होता है, डक्टाइल मटेरियल क्या होता है कि उसका फ्रैक्चर स्ट्रेन बहुत हाई होता है, ठीक है, बहुत हाई होता है, तो वो हमारे रबर में भी है, ठीक है, उसके हिसाब से लोग उसको डक्टाइल बोलेंगे। लेकिन ब्रिटल मटेरियल का क्या बोलता है भाई साहब? ब्रिटल मटेरियल का क्या होता है कि जैसे इलास्टिक लिमिट क्रॉस हुई उनका फ्रैक्चर स्ट्रेन कम है और वो तुरंत से ब्रेक कर गया, ठीक है। सेम चीज़ ये रबर में भी होती है कि जैसे इलास्टिक लिमिट क्रॉस हुई रबर आपका तुरंत से ब्रेक कर गया। हैंस अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, इलास्टिक रबर इज कंसिडर्ड एज आवर ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। यहाँ तक इसमें एक दो चीज़ें और हैं वो हम देखते हैं अगले पॉइंट्स में। देखिए, फॉर ब्रिटल मटेरियल्स द डिज़ाइन स्ट्रेस इज अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस मतलब जब आप डिज़ाइन कर रहे होंगे किसी ब्रिटल मटेरियल को लेके, ब्रिटल मटेरियल से जब आपकी डिज़ाइनिंग हो रही होगी तो आपका जो आप डिज़ाइन स्ट्रेंथ कंसिडर करते हैं, डिज़ाइन स्ट्रेंथ कंसिडर करते हैं ना कि भाई ये हमारा इस मटेरियल का स्ट्रेंथ है, तो वो इस वाले पॉइंट का जो रिलेटेड स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, आप उसको लेंगे, ठीक है। क्या है? अल्टीमेट स्ट्रेस। फिर क्या लिखा है? फॉर डक्टाइल मटेरियल द डिज़ाइन स्ट्रेस इज यील्ड स्ट्रेस। अब डक्टाइल मटेरियल के लिए जो यील्ड स्ट्रेस है वो आपका है, वो है आपका यील्ड स्ट्रेस, यानी कि ये वाला C' वाला। और C' वाले को यहाँ पे मैंने सिग्मा यील्ड से इसीलिए यहाँ पे मार्क किया है, ठीक है। देखिए C और ये C' दोनों ही यील्ड पॉइंट होते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आपको जैसा कि बताया है एटम्स के, कार्बन एटम्स का स्लिपेज के कारण ये C' नीचे आता है, एंड फॉर सेफ्टी पर्पस वी कंसिडर द लोअर वैल्यू, ठीक है। ये तो हमेशा चलता है मटेरियल डिज़ाइनिंग में, ये हमेशा ही चलता है कि जो लोअर वैल्यू होती है किसी चीज़ की हम उसी को कंसिडर करते हैं सेफ्टी के लिए। तो फॉर सेफ्टी पर्पस वी आर नॉट कंसिडरिंग C, रादर वी आर कंसिडरिंग C' एज आवर यील्ड स्ट्रेंथ फॉर द डिज़ाइन ऑफ डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ होती है जो ध्यान रखना, जो ब्रिटल मटेरियल का रिजर्व स्ट्रेंथ जो होता है ना, रिजर्व स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, ठीक है। रिजर्व स्ट्रेंथ बहुत कम होने के कारण क्या होता है कि उसमें जो क्या है हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लगानी चाहिए पड़ती है, ठीक है, क्योंकि वो तुरंत से टूट जाता है, ठीक है। देखिए डक्टाइल मटेरियल क्या है, उसका फेलियर क्या है, बिल्कुल ऐसे खींचेगा, ईल्ड होगा पहले, ठीक है, ईल्ड होगा फिर भी टूटेगा नहीं। ईल्ड होने का मतलब ठीक है नेकिंग वगैरह स्टार्ट हो गई, लेकिन अभी तक उसमें फ्रैक्चर नहीं आया है। लेकिन ब्रिटल मटेरियल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर उसमें फेलियर आएगा तो ऐसा क्रैक व्रैक आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है, उसमें आपको कोई वार्निंग वगैरह नहीं दिखाई देगी, सीधा क्या होगा, सीधा वो भाई साहब वो टूट जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम ब्रिटल मटेरियल के साथ आप डिज़ाइनिंग करते हैं तो क्या करते हैं कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप थोड़ा सा बढ़ा के लेते हैं एज कम्पेयर टू वाइल डिज़ाइनिंग विद डक्टाइल मटेरियल्स, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी आपकी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की, ठीक है, कि कौन से पॉइंट पे क्या क्या होता है, कौन सा रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आपको डायग्राम से भी बता दिया मैंने, ठीक है। प्रैक्टिस वगैरह तो करना ही है आपको, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इससे रिलेटेड कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से, ठीक है। और जो सिविल वाले बच्चे हैं उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि वो आपके RCC या स्ट्रक्चर या डिज़ाइनिंग एज अ जनरल ले लीजिए, तो इसको मॉडिफाई भी कर देते हैं, ठीक है। कोई मटेरियल दे देंगे, हम बोलेंगे कि भाई साहब इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऐसे है, और फिर आप बाकी उसका चीज़ें उसके अकॉर्डिंग निकालिए, ठीक है। वो खैर आगे की बात है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है इसमें। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह स्टील के बारे में पढ़िएगा या फिर आपको रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के बारे में पढ़िएगा,
ठीक है। तो आपको हर जगह किसी भी तरीके का डिज़ाइनिंग होता है, चाहे मैकेनिकल हो या सिविल हो, तो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। उसके हिसाब से भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अपडेट करेंगे, ठीक है। और कुछ चीज़ें रिपीट करनी होंगी तो वीडियोस को थोड़ा सा रिपीट करके देखिएगा। क्या होता है कभी कभी थोड़ा सा बोरिंग लगता है तो मज़ा नहीं आता है, ठीक है। तो उसको आप रिपीट करके भी देखिएगा तो आपको क्लियर। हमारे साथ भी होता है, बहुत ही कॉमन चीज़ है, रिपीट करके देखिएगा तो आपको दूसरी बार में हो सकता है ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि ये टॉपिक समझने वाला है, ठीक है। तो यहाँ ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपका पूरा ही खत्म हो गया यहाँ पे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या चीज़ से, हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो था, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे इलास्टिसिटी होती है, फिर आपका जो भी फटीग, आपका ये सब जो प्रॉपर्टी होती है, हम लोग इस चीज़ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि किन किन तरीके के टाइप्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमारे हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, इसको समझने का, एनालाइज करने का कोशिश कीजिएगा। क्या है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकता है आपको, ठीक है। आपको मतलब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, और ये ऐसा कर्व बना के आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिशन में, गेट में भी, ठीक है। तो देखिए, पहला हम देखते हैं कुछ बेसिक तरीके के कर्व्स में लीनियर इलास्टिक कर्व। देखिए लीनियर इलास्टिक कर्व हो रहा है, ये देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन का वेरिएशन, सिग्मा से मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है, आपका स्ट्रेस, और ई एप्सिलॉन से आपका मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है, स्ट्रेन, ठीक है। इस वाले एक्सिस पे स्ट्रेन है, इस पे स्ट्रेस है, ठीक है। अब देख लीजिए कि इस पे लीनियरली ये वेरी कर रहा है, ठीक है, और ये इलास्टिक है, ठीक। दूसरे पे आइए कि नॉन लीनियर इलास्टिक कर्व है ये, ठीक है। ये नॉन लीनियर आपको तो दिख ही रहा है बिल्कुल कि लीनियर है नहीं, ये थोड़ा सा कर्व हो गया है यहाँ पे, तो ये आपका नॉन लीनियर है। और जो लीनियर इलास्टिक कर्व होता है ना, ये ब्रिटल मटेरियल ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं, ठीक है। कौन से, ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। अब आइए थर्ड वाले ग्राफ पे, थर्ड वाले में है आपका लीनियर इलास्टिक प्लास्टिक कर्व, ठीक है। एक्सक्यूज मी। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि एक सर्टेन लिमिट तक आपका ग्राफ स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में लीनियर है, ठीक है, लीनियर है, इसीलिए हमने बोल दिया इसको इलास्टिक, ठीक है। लेकिन एक सर्टेन रीजन के बाद आप इसमें चाहे कितना भी स्ट्रेन कर रहे हैं, आपका स्ट्रेस कांस्टेंट है, ठीक है। दैट मीन्स स्ट्रेन इज फ्री टू टेक प्लेस। आप कितना भी स्ट्रेन उसमें आप क्रिएट कर रहे हैं, वो बॉडी वापस अपने डिमेंशंस में बैक नहीं करने वाला है इस पॉइंट के बाद, और उसमें आगे के स्ट्रेस जनरेट नहीं होते हैं। तो ऐसा कौन सा मटेरियल हमारा दिखाता है बिहेवियर, प्लास्टिक मटेरियल हमारा ऐसा बिहेवियर दिखाता है, हेंस द नेम इज सिग्निफाइड लीनियर इलास्टिक प्लास्टिक कर्व, ठीक है। उसके बाद इधर देखिए चौथे वाले में, ये कौन सा कर्व है, लीनियर इलास्टिक कर्व है, लेकिन इसमें स्ट्रेन हार्डनिंग भी ऐड हो जाता है। स्ट्रेन हार्डनिंग मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। स्ट्रेन हार्डनिंग में डिसओरिएंटेशन ऑफ एटम्स होते हैं, जिसके कारण रैंडमनेस बढ़ जाती है इंटरनल स्ट्रक्चर में एटम्स की, और आपका जो मटेरियल है वो बहुत ही स्ट्रांग, उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है, बहुत ही स्ट्रांगली बिहेव करने लगता है ड्यू टू रेजिस्टेंस, ड्यू टू रैंडमनेस इन एटम्स, ठीक। उसके बाद आइए फिफ्थ वाले में। फिफ्थ वाले में आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये परफेक्टली प्लास्टिक है, कि इसमें आपने लोड लगाया है, इसमें कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं हो रहा है। स्ट्रेस क्यों नहीं जनरेट हो रहा है, क्योंकि बॉडी किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस नहीं दिखा रही है, ठीक है। और वो चुपचाप डिफॉर्म होते चली जा रही है प्लास्टिक बॉडी की तरह। प्लास्टिक बॉडी का क्या सोम के हिसाब से डेफिनेशन है कि प्लास्टिक बॉडी डिफॉर्म होती चली जाती है, अपने वापस अपने डिमेंशंस में वापस नहीं आती है, और उसमें कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होता रहता है जब तक कि वो फ्रैक्चर ना हो जाए, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें हो रही है। देखिए किसी भी तरीके का उतना स्ट्रेस जनरेट नहीं हो रहा है, एक आपका लिमिट के बाद इसमें सिर्फ स्ट्रेन जनरेट हो रहा है। तो हेंस द नेम इज सिग्निफाइड एज परफेक्टली प्लास्टिक कर्व, ठीक है। इसमें ये छूट गया है, ये है आपका परफेक्टली रिजिड कर्व। अब देखिए रिजिड बॉडी के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। रिजिड बॉडी क्या होती है कि उसमें स्ट्रेन जनरेट नहीं होता, ये एक हाइपोथेटिकल केस होता है। कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होती है, और इसके कारण हमें सेंट वेनेंट्स प्रिंसिपल का सहारा भी लेना पड़ता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ देखिए इसमें आप स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, और किसी भी तरीके का स्ट्रेन नहीं आ रहा है, ठीक है। ये आपका परफेक्टली रिजिड कर्व होता है, ये आइडियल केस होता है, हाइपोथेटिकल केस होता है, लेकिन फिर भी कहीं आपको एमसीक्यू वगैरह में पूछा जाए तो आप इसी को टिक करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ थे हमारे बेसिक कर्व्स आपके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले टॉपिक को।